हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों मिलकर इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन के अंदर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे न्यूमेरिकल टाइप हो, है ना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका खतरनाक है तो फिर दोस्तों आप एग्जाम के प्रति आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो आपको बूस्ट होता हुआ नजर आएगा और आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का एहसास आएगा, है ना। बस आपको प्रैक्टिस दोस्तों लगातार करना है और आप किस प्रकार से आपके लिए दोस्तों प्रश्न आसान हो जाएंगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो अपने इस सेशन को चलिए यूं ही स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और जो हमारा प्यारा सा परिवार, प्यारा सा फैमिली है, इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा। इस क्लास का आपको ई नोट्स भी मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जो कि मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ बेहद आसान और कुछ टफ क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। सभी प्रश्नों को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न गति के हाइड्रो जनरेटर के लिए पसंद की जाने वाली रोटर कौन सी रोटर है ना। तो इसमें देखिए आंसर क्या होगा, मुख्य ध्रुव रोटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये सेलिएंट पोल रोटर की बात कही जा रही है, किसकी, सेलिएंट पोल रोटर की ये बात कही जा रही है। देखिएगा इस सेलिएंट पोल रोटर में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं आपको याद रखना है। सबसे पहली विशेषता कि ये दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। कहां पर, ये हाइड्रो पावर प्लांट में यूज की जाती है। और हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा अल्टरनेटर होता है, वो दोस्तों हाइड्रो अल्टरनेटर। कौन सा हाइड्रो अल्टरनेटर यूज किया जाता है, जिसको हम टर्बो जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जिसको हम टर्बो जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। उसी के अंदर ये सेलिएंट पोल रोटर लगी होती है। देखिए इसमें मैक्सिमम पोल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। मैक्सिमम पोल इसमें कितने होते हैं, तो वो दोस्तों 24 मैक्सिमम पोल होते हैं और आरपीएम इसीलिए 250 आरपीएम पर ये रोटेट करती है। देखिए जब इस रोटर को प्राइम मूवर के द्वारा दोस्तों प्लांट के अंदर रोटेट कराया जाता है तो ये सीलिंग फैन की स्पीड से घूमती है। 250 आरपीएम पर ये क्या करती है, घूमती है। और इसके अंदर ना एक वाइंडिंग लपेटी जाती है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के नाम से हम जानते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। चिकनी बेलनाकार रोटर दोस्तों ये एनटीपीसी में यूज किया जाता है। कहां पर, एनटीपीसी में यूज किया जाता है। और देखिएगा ये जो चिकना बेलनाकार रोटर है ना दोस्तों हाई आरपीएम पर घूमती है। लगभग दोस्तों ये 3000 आरपीएम, किस पर, ये 3000 आरपीएम पर रोटेट होती है। एनटीपीसी यानी कि जहां पर स्टीम तैयार करके पावर जनरेट किया जाता है वहीं पर इस रोटर को लगाया जाता है। और इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है इसको भी नोट करिएगा। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इसके रोटर में लपेटी जाती है। इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लपेटते हैं दोस्तों, जो एयर गैप में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जो क्रिएट हो रहा है वो फ्लक्स हम चाहते हैं प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म वाला हो, इसीलिए हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लपेटते हैं। और जो पिंजरा रोटर है ये दोस्तों कहां पर जाती है, ये स्क्वायर केज मोटर में। कहां पर, स्क्वायरल केज मोटर में इस रोटर को लगाई जाती है ना। 3 फेज की स्क्वायरल केज जो रोटर होता है उसी में इस रोटर को लगाई जाती है। और जो सिंगल केज रोटर है ये भी दोस्तों स्क्वायरल केज रोटर को ही हम सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर के नाम से जानते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। इंडक्शन मोटर में 5वें हार्मोनिक्स की उपस्थिति से क्या होता है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप सभी के बीच आया हुआ है ना। इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क है। यानी कि ये रिवर्स में एक ऐसा स्मॉल टाइप का एक ब्रेक लगाता है जिससे मोटर की स्पीड दोस्तों डाउन हो जाती है ना। देखिएगा जो 5वां हार्मोनिक्स है ये क्या करता है, ये दोस्तों निगेटिव सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस वाली ये क्या है, ये हार्मोनिक्स है ना।
कौन सी हार्मोनिक्स है? निगेटिव सीक्वेंस वाली ये हार्मोनिक्स होती है ना। ये निगेटिव सीक्वेंस वाली हार्मोनिक्स है जो क्या करता है, जो एयर गैप में फ्लक्स क्रिएट हुआ है ना दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दो पोल का कोई मोटर है ना, दो पोल का मोटर है और इसमें फ्लक्स की आरपीएम है 3000 आरपीएम। कितना? 3000 आरपीएम एयर गैप में रोटेट कर रही है, तो इसके 5वें हिस्से तक ये कम कर देती है ना। कितना? 5th हिस्से तक, यानी कि इसको घटा करके ये 600 आरपीएम पर ले आएगी। अब देखिए जो ये फ्लक्स है ना दोस्तों, इसी से टीएस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? टीएस, स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क को ही क्या कर देती है? कम कर देती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क। और भी बहुत सारे इससे नुकसान होते हैं दोस्तों। अब देखिए निगेटिव सीक्वेंस वाली हार्मोनिक को समाप्त करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n-1। क्या होता है? 2n-1 इस निगेटिव सीक्वेंस वाली हार्मोनिक्स को समाप्त करने का फॉर्मूला है। और देखिए जितने भी बड़े हार्मोनिक्स होते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे 9th हार्मोनिक्स है ना, 11th हार्मोनिक्स, 13th हार्मोनिक्स और 15th हार्मोनिक्स, ये बड़े आकार के हार्मोनिक्स हैं। और ये हार्मोनिक्स का क्या होता है? इसका देखिएगा, इन हार्मोनिक्स का जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क और एम्पलीट्यूड है ना, टॉर्क और जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। जितना बड़ा हार्मोनिक्स होगा उसका टॉर्क और एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा, और जितना छोटा हार्मोनिक्स को होगा उतना ही उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अधिक होगा, है ना। इसीलिए देखिएगा स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनते रहिएगा दोस्तों, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए है, आपके एएलपी एग्जाम के लिए है। आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहें, यही थ्योरी, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। स्टेपर मोटर का इनपुट किस स्वरूप में होता है? वैद्युतिक पल्स के रूप में होता है। कैसा होता है? वैद्युतिक पल्स के रूप में। देखिएगा ये मोटर का मान लीजिए क्या है? स्टेटर वाली पार्ट है। ये क्या है? मोटर का स्टेटर वाली पार्ट है। और देखिए ये है इसका रोटर वाली भाग, है ना। अब इसमें दोस्तों मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा, ये इसका पोल है ना। मान लीजिए कि ये मोटर 4 पोल की है। कितने पोल की? 4 पोल की मान लीजिए ये मोटर है। और इसको अपन सप्लाई कैसे देते हैं, है ना, और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ये सारी बातें देखेंगे। ये 4 पोल की मोटर है, इसको हम सप्लाई कैसे देंगे, है ना। ये है मान लीजिए कि N पोल और ये है S पोल, ये N डैश है और ये S डैश पोल है। तो इसको हम सप्लाई देखिए किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? इसको हम सप्लाई देते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा। और एक टाइम पर एक ही पोल को देते हैं, है ना। कहने का मतलब एक टाइम पर एक पोल का मतलब कि N और S दोनों पोल मिल करके एक पोल बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, एक टाइम पर मान लीजिए ये पहला है और ये है दूसरा है, तो पहले वाले पोल को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से एक बार पल्स देंगे, कौन सा? इलेक्ट्रिक पल्स, और दूसरे बार में दूसरे वाले को हम देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग टाइम पर पल्स दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पल्स। और इसका यूज कहां पर करते हैं? तो देखिएगा सीएनसी मशीन में। कहां पर? इसका पूरा नाम लिखिएगा कंप्यूटर, इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, है ना। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इसका क्या है? इसका पूरा नाम है। और रोबोट में भी यही दोस्तों काम आता है ना। रोबोट में भी यही मोटर काम आती है। तो इसका ये क्या होगा? ये इसका इस्तेमाल हो गया। इसका आप यूज सीएनसी मशीन में और फिर रोबोटिक्स में करते हैं, और इलेक्ट्रिक घड़ी में भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जो घड़ी चलती है टिक टिक टिक, यानी कि जैसे जैसे पल्स मिलता है वैसे वैसे इसका फील्ड कॉइल एक्साइट होती है और वैसे वैसे ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है कंड्यूट पाइप आमतौर पर किसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं? आर्मर्ड केबल के लिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। पीवीसी आच्छादित केबल, बिल्कुल करेक्ट। बिना आच्छादित केबल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए जो कंड्यूट पाइप है दोस्तों, ये कंड्यूट पाइप किस किस का बन सकता है? ये जीआई का भी बनेगा और दोस्तों ये पीवीसी का भी,
किसका? जीआई और पीवीसी दोनों का बनता है कंड्यूट पाइप। देखिए जो पीवीसी है ना, इसका प्रयोग दोस्तों हाउस होल्ड में किया जाता है। कहां पर? हाउस होल्ड वायरिंग में इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना, हाउस होल्ड वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो जीआई है इसका प्रयोग हम औद्योगिक में करते हैं। कहां पर? औद्योगिक वायरिंग में करते हैं। तो लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि किसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों वायरिंग के लिए की जाती है, बस आपको इतना याद रखना है। आर्मर्ड केबल को कभी सी पीवीसी का बना हुआ कंड्यूट पाइप में नहीं डालेंगे, इसको हमेशा औद्योगिक वायरिंग में यूज करते हैं। और दोस्तों जीआई का बना हुआ जो कंड्यूट पाइप होगा उसी के अंदर आर्मर्ड केबल को सेपरेट तरीके से वायरिंग करने के लिए, यानी कि पावर को ले जाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो पीवीसी आच्छादित केबल है, चाहे बिना पीवीसी आच्छादित केबल हो, चाहे आर्मर्ड केबल हो, सभी के लिए हम कंड्यूट वायरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। देखिएगा सुग्राहिता की इकाई क्या होती है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। देखिए वन लाइनर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है और आपको दोस्तों मंजिल तक पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करती है ना। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि सुग्राहिता की इकाई क्या हो जाएगी? हेनरी मीटर। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? ये दोस्तों एमएमएफ की इकाई होती है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, है ना। संचरण लाइन के अचर जो उसमें से शक्ति हानि के जिम्मेदार होते हैं, तो ये इसके लिए ना ये तीनों कंपोनेंट जिम्मेदार होते हैं। धारिता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, यानी कि उपरोक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो धारिता होता है ना दोस्तों, ये क्या है? कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में लो अमाउंट का एक करंट ट्रांसमिट होती है। अगर लो अमाउंट का करंट ट्रांसमिट हो रहा है तो वो क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। जब भी करंट फ्लो होगी ना तो हीट जनरेट होगा ही होगा दोस्तों, और वो हीट पावर का लॉस कराती है। और प्रेरकत्व के कारण भी यही होता है, रेजिस्टेंस के कारण भी हीट जनरेट होती है। यानी कि तीनों कंपोनेंट हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में क्या करती हैं? ये बेवजह दोस्तों पावर लॉस कराती है। बेवजह क्या करती है? लाइन लॉस कराती है, पावर लॉस। रज्जु दक्षता कैसे सुधारी जा सकती है? सबसे पहली बात दोस्तों, रज्जु का मतलब क्या है? स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी की दक्षता आप कैसे सुधार सकते हैं? तो आप सुधार सकते हैं इस रोधक ग्रेडिंग द्वारा। देखिए यानी कि जैसे कि रोधक ग्रेडिंग का मतलब पिन इंसुलेटर, है ना। तो देखिएगा जो पिन इंसुलेटर होती है ना दोस्तों, इस पिन इंसुलेटर को हम 33 केवी के लिए हम डिजाइन करते हैं। यानी कि एक पिन इंसुलेटर 33 केवी तक वोल्टेज को सहन कर सकती है। फिर वहीं से झूला प्रकार का, है ना, फिर वहीं से कौन सा? झूला इंसुलेटर, यानी कि सस्पेंशन टाइप, वो 11 केवी और 33 केवी दोनों के लिए डिजाइन किया जाता है। और एक होता है दोस्तों विकृति प्रकार का, है ना, कौन सा? विकृति प्रकार का, वो भी 11 केवी के लिए एक इंसुलेटर डिजाइन की जाती है। ये तो इसके वोल्टेज ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हो गया। इसी प्रकार से इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की ग्रेडिंग भी की जाती है। तो रोधक ग्रेडिंग करके भी हम स्ट्रिंग की दक्षता को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। इसके अलावा लंबे क्रॉस आर्म का प्रयोग करके, देखिएगा लंबे क्रॉस आर्म का प्रयोग करके कैसे सुधारा जाता है। मान लीजिए 2 स्टील की टावर है। ये क्या है? 2 स्टील की टावर है। इसमें आपको क्या लगाना है? क्रॉस आर्म लगाना है ना। तो आप इस प्रकार से इसमें क्रॉस आर्म लगाएंगे। वी एंगल का आपने क्या लगा दिया? क्रॉस आर्म लगा दिया। क्रॉस आर्म लगाने से लंबाई क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। किसकी लंबाई बढ़ती है? देखिए यहां पर 2 वायर है ना। यहां पर क्या है? इस प्रकार से 2 वायर ट्रांसमिट होंगे ऐसे। तो 2 वायर जो ट्रांसमिट हो रहे हैं ना, अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि ये जो वायर है और ये जो टावर है, वायर और टावर के बीच में क्या होगा? गैप बढ़ गया। और गैप बढ़ने से क्या होता है? सीजी बढ़ जाती है ना। कैपेसिटेंस ग्राउंड क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाती है। और कैपेसिटेंस ग्राउंड बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि रज्जु दक्षता की एफिशिएंसी सुधर जाती है। यानी कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है कैपेसिटेंस को करने से। गार्ड रिंग के द्वारा भी दोस्तों यही होता है। सीजी होता है कैपेसिटेंस ग्राउंड को, और गार्ड रिंग को दोस्तों और हम स्टैटिक शिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आप नोट करिएगा, है ना। स्टैटिक
शिल्डिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जिसको हम गार्ड रिंग कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा कि इन सभी के द्वारा हम स्ट्रिंग की एफिशिएंसी को सुधार सकते हैं, है ना। किसी एकल कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक होगा। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर कभी आपको ये भूलेगा ही नहीं। ये एक सोलेनॉइड है, ये मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का सोलेनॉइड है जो हवा में बिल्कुल लपेटा गया है। इस सोलेनॉइड को हम क्या करते हैं, करंट देते हैं एसी प्रकार की, है ना, एसी सप्लाई देते हैं इसमें। तो इसमें जो टोटल फ्लक्स जनरेट होता है फाई टी है, टोटल फ्लक्स बराबर क्या होगा, म्यू नॉट NIL/B। इसमें से देखिए जो म्यू नॉट है ना, वो है आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। और N क्या है, ये है टर्न। I है दोस्तों इसमें से करंट, प्रवाहित होने वाली करंट। और L है लंबाई, L क्या है, लंबाई है। और जो B है ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है ना। तो आप जब यहां गौर से देखेंगे तो जो आपको फाई टी है ना दोस्तों, ये दिखेगा आपको, ये एल के समानुपाती है ना, किसके समानुपाती, एल के। और जो फाई टी को देखेंगे तो ये आई के भी समानुपाती है, किसके है, आई के भी समानुपाती है। तो देखिए यहां से जो एल है ना दोस्तों, यही है आपका स्वप्रेरकत्व, यही क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एल। और एल समानुपाती एन इंटू फाई टी बटे आई, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और देखिए यहां से जो n इंटू फाई बटे आई है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका यूज हम दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। कहां पर करते हैं इसका यूज, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। सेल्फ इंडक्टेंस का यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कर लिया जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि एडिशन सेल में किस प्रकार की इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त की जाती है ना। सेल से संबंधित दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भले ही चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन हो, इस सेल से रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एडिशन सेल में किस प्रकार की इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त की जाती है ना। देखिएगा ये जो प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम KOH कहते हैं। देखिए दोस्तों जो एडिशन सेल है ना, इस सेल को हम किस सेल को एडिशन सेल के नाम से जानते हैं, तो जो आपका निकल आयरन सेल है, कौन सा सेल है, निकल आयरन सेल, इसी सेल को हम एडिशन सेल के नाम से जानते हैं। और इस सेल में एक खास बात होती है कि इस सेल की जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट दोस्तों निकल हाइड्रोक्साइड की तैयार की जाती है। किसकी, निकल हाइड्रोक्साइड की तैयार की जाती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो निगेटिव प्लेट है ये किसकी बनाई जाएगी, ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड की, किसकी, आयरन ऑक्साइड की ये तैयार की जाती है। देखिएगा ये जो प्लेट है ना, हम चाहते हैं कि बैटरी का जो प्लेट है उस प्लेट की जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है दोस्तों, वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। तो इन प्लेट की चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों हम लिथियम हाइड्रेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण करते हैं, ताकि इन प्लेटों की जो चालकता है, इस चालकता में बढ़ोतरी हो सके। और ये एक प्रकार का ऐसा सेल है जिसको दोस्तों चार्ज करने की रेट के बारे में पूछे ना, तो हमेशा इसको दोस्तों 1.7 वोल्ट दे करके इसको हम क्या करते हैं, हम इसको चार्ज करते हैं। कितना वोल्टेज देते हैं चार्ज करने के लिए, 1.7 वोल्ट चार्ज करने के लिए देते हैं। और डिस्चार्जिंग रेट कितना है, तो 5 घंटा। कितना है, 5 घंटे इसका डिस्चार्जिंग रेट है। किस कंडीशन में इस डिस्चार्जिंग रेट को फिक्स किया गया है, फुल लोड की कंडीशन में। जब इस पे आप फुल लोड देंगे तो 5 घंटे तक इससे आप सप्लाई ले सकते हैं। 1.7 वोल्ट देकर इसको क्या किया जाता है, इसको चार्ज किया जाता है। और दोस्तों इसका लाइफ टाइम के बारे में अगर कभी पूछे, है ना, लाइफ टाइम कितना होता है, जीवन काल, तो दोस्तों इसका लगभग 7 वर्ष क्या होता है, इसका लाइफ टाइम होता है ना। तो आंसर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या हो जाएगा, KOH इसमें प्रयोग किया जाता है। 2 कला इंडक्शन मोटर में ड्रैग कप रोटर किस उद्देश्य से लगाया जाता है, तो निम्न जड़त्व के
निम्न जड़त्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मोटर को हम सप्लाई देकर स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही मोटर स्विच ऑन होगी उसके एयर गैप में एक टॉर्क डेवलप होगा। वो टॉर्क रोटर पर दोस्तों लगता है ताकि रोटर को वो घुमा सके, और जब जड़त्व निम्न होगा ना तो वो रोटर को आसानी से घुमा सकेगी, उसको हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए निम्न जड़त्व रखना जरूरी है। परिवर्तित प्रतिरोध है, ये क्या है परिवर्तित प्रतिरोध? इनमें से दोस्तों वायर वाउंड वाली जो रेजिस्टेंस है ना, यही परिवर्तित प्रतिरोध है। ओम के नियम को वेरीफाई करने के लिए एक प्रतिरोधक का इस्तेमाल किया था, उस प्रतिरोधक का नाम यही था वायर वाउंड प्रतिरोध। इसको आपको नोट करना है ना। मोटी कार्बन फिल्म वाले प्रतिरोध और नैरो कार्बन फिल्म वाले प्रतिरोध, इन दोनों के लिए दोस्तों इनका उपयोग कहां पर आप करेंगे? तो इनका प्रयोग दोस्तों वेल्डिंग सिस्टम में किया जाता है। कहां पर? वेल्डिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों एक्सरे में। कहां पर? एक्सरे में। तो इन दोनों स्थानों पर हम नैरो कार्बन फिल्म यानी कि पतले कार्बन फिल्म और मोटे कार्बन फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। वायर वाउंड प्रतिरोध देखिए एक ऐसा प्रतिरोध होता है कि इसके ऊपर एक स्लाइड नोब लगी होती है, जिसको हम आगे पीछे खिसका करके इसके मान को चेंज कर सकते हैं, और यही तो पूछा गया है कि यह परिवर्तित प्रतिरोध है। एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कार्य कर सकती है। दोस्तों सबसे पहले आप यह समझिए इलेक्ट्रिक फिलामेंट का मतलब किस बल्ब से है ना? तो इसका मतलब है दोस्तों CFL से। किससे है? CFL से है। और ये एक ऐसा बल्ब है जो AC DC दोनों सप्लाई पर ये वर्क कर सकती है ना। लेकिन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे? हाई फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई देंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी आपको AC में ही प्राप्त होगा। इसलिए AC सप्लाई पर यह सबसे बेस्ट काम करती है, और इसका वर्किंग दोस्तों कार्यकारी दक्षता 5000 घंटे। कितना? इसका कार्यकारी दक्षता जो होती है वो 5000 घंटे। ऑप्शन नंबर सी दोनों सप्लाई पर ये काम कर सकती है ना। अब आपको कमेंट करना है कि CFL के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है और कितने प्रकार की गैस भरी जाती है। जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व इस कारण से छोड़ सकती है। बिल्कुल, जब भी कभी हैवी शॉर्ट सर्किट होगा ना भाई साहब, तो बिल्कुल ये अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर देगी। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि कितना परसेंट इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है किसी मोटर जनरेटर के अंदर, तो ये दोस्तों 2 से 3% होती है। कितना? 2 से 3%। ये 2 से 3% किसको बता रही है? हमें ये बता रही है कि कोई मोटर है, अगर उसको हम 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, अगर उस मोटर को हम सप्लाई ना दें, फिर भी अगर उसके अवशिष्ट चुंबकत्व में किसी कॉइल को अगर हम रोटेट कराएं, तो दोस्तों इस 440 का 2% वोल्टेज जनरेट कर सकती है अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वो मोटर। यानी कि इसका अगर 2% आप देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 8 से 9 वोल्ट आती है। लगभग दोस्तों 8 से 9 वोल्ट, यानी कि बिना सप्लाई दिए ही अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ये 8 से 9 वोल्ट क्या हो सकती है दोस्तों? जनरेट कर सकती है। इसलिए अवशिष्ट चुंबकत्व का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारणवश अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, तो दोबारा हमें उसको DC सप्लाई दे करके दोस्तों एक्साइट करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, ताकि अवशिष्ट चुंबकत्व वापस आ सके। और वापस आने की इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम फील्ड फ्लैशिंग के नाम से जानते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? फील्ड फ्लैशिंग कहते हैं। ये भी दोस्तों एक नया वर्ड है, एक नई चीज है ना। और आपको नई नई चीजों से अवगत कराना ही मेरा काम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है अपरिवर्तित वोल्टेज सोर्स है। बिल्कुल दोस्तों अपरिवर्तित वोल्टेज सोर्स, इसमें से आपको सक्रिय और एक पार्श्वी वोल्टेज जो है ना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए वोल्टेज सोर्स टोटल दोस्तों 4-5 प्रकार के होते हैं। कुछ वोल्टेज सोर्स मैं आपके सामने रखता हूं। पहला वोल्टेज सोर्स देखिएगा, ये एक वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है, प्लस और माइनस। यहां पर VS बराबर यहां पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, यहां पर लिखा है 5 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, है ना। तो दोस्तों ये किस प्रकार का वोल्टेज सोर्स होगा? ये लीनियर टाइप का वोल्टेज सोर्स होगा। नोट करिएगा, ये कैसा होगा? लीनियर वोल्टेज सोर्स होगा। लेकिन यहीं पर एक और वोल्टेज सोर्स है ना, यहीं पर इसमें भी प्लस और माइनस, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है VS बराबर -10t² × E - UT। तो
तो दोस्तों ये किस प्रकार का वोल्टेज सोर्स होगा, है ना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये नॉन लीनियर है। कैसा है ये? नॉन लीनियर प्रकार का वोल्टेज सोर्स है ना। नोट करते रहिएगा। एक होता है दोस्तों वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका कैसा सिंबल होता है, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से, यहां पर होगा प्लस, यहां पर होगी माइनस। Vs बराबर 5V। एक बात आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जो 5 के ऊपर V लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल में भी हमेशा होता है, और जब तक आप इस स्मॉल v का वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे और उस वैल्यू को पता करके इस 5 से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक आप इस सप्लाई इस वोल्टेज सोर्स का आप वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाएंगे। यानी कि एक्चुअल में कितने वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है आप तभी पता कर पाएंगे जब इस स्मॉल वोल्टेज का आप स्मॉल v का मान आपको पता करना होगा। स्मॉल v को जब आप पता करेंगे तो कुल मिलाकर के इसको वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। एक होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना। ये भी होता है दोस्तों ऐसे ही, ये भी इसी प्रकार का होगा प्लस और माइनस, लेकिन यहां पर जो V है ना, यहां पर I रहेगा। बस आपको स्मॉल I का मान पता करना है, फिर इस 5 से गुणा करना है, उसके बाद जो वैल्यू निकल करके आएगा वही सप्लाई वोल्टेज का मान होगा। तो कुल मिलाकर के वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और नॉन लीनियर वोल्टेज सोर्स, लीनियर वोल्टेज सोर्स, कुल मिलाकर के कितने हो गए? तो 4 वोल्टेज सोर्स हो गए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज की रेटिंग हमेशा किस राशि से व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर एम्पियर हो जाएगी दोस्तों, है ना। एम्पियर में ही इसको हम व्यक्त करते हैं। और फ्यूज एक ऐसा इलेक्ट्रिक एसेसरीज है, वैद्युतिक वायरिंग एसेसरीज है या फिर सेफ्टी एसेसरीज है, जो सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों की कंडीशन में सर्किट को तोड़ती है। ओवरलोड की कंडीशन में भी और सर्किट यानी कि फेज टू फेज, फेज टू न्यूट्रल, फेज टू ग्राउंड जब भी फॉल्ट होगा तो भी दोस्तों ये सर्किट को तोड़ेगी और ओवरलोड की कंडीशन में भी तोड़ेगी। महोस किसकी यूनिट है? ये दोस्तों ये चालकता की यूनिट होती है। किसकी होती है? ये चालकता की। और सीमेंस भी चालकता की ही यूनिट है। और फैराड किसकी है? ये दोस्तों आवेश की होती है। ये किसकी यूनिट है? ये चार्ज की यूनिट होती है ना। तो देखिए दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन थे, टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। बहुत ही शानदार, बेहद आसान, मजेदार क्वेश्चन थे। कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन, जो पढ़ने में भी आपको बहुत आनंद आया होगा। अब इस क्वेश्चनों का, इस पूरे सेशन का, पूरे क्लास का आपको ई नोट्स मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस निमी टेक्निकल क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, इसका अगला भाग लेकर बहुत जल्द हम आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पूरे सेशन को बिल्कुल दिल लगा कर देखा। थैंक यू।